ममता बनर्जी के पूरे अभियान की हवा निकाल दी है। इस क्या वजह है इसकी? इसकी वजह साफ है। देखिए कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना महाराष्ट्र में शासन चला रही है, वो महाविकास आघाड़ी की भी सदस्य है। और दूसरी बात है कि वो ममता बनर्जी से ज़्यादा परिचित भी नहीं है। एक अपरिचय के विंध्याचल, जो कि हमारे एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि, तो महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो एक अलग किस्म की भी होती है, क्योंकि विंध्याचल के पार की जो राजनीति है उसके बारे में आप देखेंगे तो मधुलिमय ने भी काफी लिखा है और नाटककार सत्यदेव दुबे ने भी इसकी काफी चर्चा की है। तीसरी बात मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने सबसे बड़ी जो गलती की है और वो हो गई है जो उनकी गौतम अडानी के साथ में जो मुलाकात हुई है, उससे काफी संशय और एक तरीके से काफी उनके ऊपर जो गैर कांग्रेसवाद और गैर भाजपावाद की जो उन्होंने एक कल्पना की थी, या जिसको थर्ड फ्रंट कहा जा रहा था, वो उसके ऊपर काफी छींटे पड़ गए हैं, थोड़ा सा कलंकित हो गई हैं उनको। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रति एक टॉन्ट करना था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आलोचना शुरू की और खुल के जिस तरीके से तलवारबाजी करने लगी, तो उससे जो उनके समर्थक थे, जो उनको लग रहा था कि ममता दीदी को उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है, वो लोग काफी 2 दिन में ही उनके पक्ष के नहीं रहे, थोड़े से उनसे नाराज हो गए। इसी तरीके से जब उन्होंने जो मुंबई में जो यशवंतराव चौहान सभागृह में जो बैठक की, उसमें स्वरा भास्कर ने उनसे पूछा कि क्या आप आएंगी तो यूपीए हटा देंगी, तो दीदी ने कोई भी नागरिक स्वतंत्रता के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं किया और कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि ये लगे कि वे नागरिक स्वतंत्रताओं के या नागरिक समूहों के या आजादी के स्वतंत्र वाणी स्वतंत्रता के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी कोई संवाद करना चाहती है। इसी तरीके से जब मेधा पाटकर ने भी उनसे पूछा कि क्या आप कृषि किसानों के आंदोलन के साथ हैं, उन्होंने कहा मैं साथ हूं, तो उन्होंने कहा कि क्या आप अडानी और अंबानी के भी समर्थन में हैं, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के बगैर भी चल नहीं सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक संदेश ये गया है कि ममता बनर्जी को जो है वो साम दाम दंड भेद करके अडानी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोई संधि हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ये जो संधि हुई है वो अभी 24 तक संधि जो है, शायद ये हो सकता है कि जब 24 में मान लीजिए कि दोनों किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो दीदी एक समझौता में भी बदल सकती हैं, वो एनडीए में भी जा सकती हैं। क्योंकि आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है वो बहुत कुछ मायावती सिंड्रोम में चली गई है और उनकी जो नाराजगी हो गई है वो काफी व्यक्तिगत भी जैसे हो गई है। वो बार बार गांधी परिवार के सदस्यों पे उनका अखबार और वो खुद काफी नाराजगी दिखा रही है। नाराजगी दिखाना एक हो सकता है क्योंकि वो यूपीए में अपनी एक स्पेस बनाना चाहती है, लेकिन जब वो अडानी से मिल गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे फ्रंट की थोड़ी हवा निकल गई है। और जो परसों तक मुझे खुद को लग रहा था कि जो कांग्रेस विरोध का उनका जो पक्ष है उसमें दम है, लेकिन ये साम दाम दंड, या जैसे धूमिल की अगर हम कविता देखें तो जिसकी भी पूंछ उठाई तो वो कहते थे मादा निकले, तो उसका ये संशोधित रूप हो सकता है कि जिसकी भी पूंछ उठाई वो मोदी निकला। तो ये जो एक संदेह की राजनीति है, इससे विपक्ष की राजनीति नहीं चलने वाली है। और अभी भी वो अपनी अगर तलवार म्यान में रख लेती है, वापस से एक थोड़ा विवेक दिखाती है विपक्षी राजनीति के खिलाफ के पक्ष में, तो उनका फिर से एक रुतबा हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी 4% वोट की ही मालकिन है, वो कोई 20% की नहीं मालकिन है। और लोगों को यह लग भी रहा है कि और एक और भी बात मैं अमरीश भाई आपको बताना चाहूंगा, जो कि काफी लोग बाग शायद आपके दर्शक नहीं जानते होंगे,
कि उद्धव ठाकरे का सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधा संपर्क भी है। वो दोनों जो है, उद्धव ठाकरे हर 10 दिन में 15 दिन में सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से भी संवाद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे राजनीति की भी चर्चा करते हैं और गांधी परिवार से उनका एकदम कटाव नहीं हो गया है। तो शिवसेना जो कि ये लग रहा था कि वो काफी हॉस्टाइल होके तीसरे समूह इसमें शामिल होंगी, थर्ड फ्रंट में, वो भी संभावना खत्म हो गई है। और शरद पवार एक ज्यादा विश्वसनीय साथी नहीं है, असंभव वो सबसे वादे करते हैं लेकिन निभाते कितने से हैं ये आप सब जानते हैं। जी अमरीश जी। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।